हेलो, माई स्क्रीन विजिबल? सिर्फ विजिबल था पर अभी जस्ट ब्लैक हुआ है। ओके ओके, नाउ विजिबल। सो जो अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ। वहाँ पे ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो इस टाइप से होती है कि कितनी डेप्थ पे कौन सा लेयर है ना, इस टाइप के क्वेश्चन वी विल मे सम टाइम आस्क इन प्रेजेंट एग्जाम। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते पहले क्रस्ट की बात करते हैं। क्रस्ट में होता क्या है, जो क्रस्ट वाला पार्ट उसमें क्या है, कॉन्टिनेंट और जो ओशनिक पार्ट होता है ना उसको अपन कंसिडर करते हैं क्रस्ट वाले पार्ट में। और जो कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट होता है उसका जो भी थिकनेस होता है ना, ऑन एवरेज की बात 35 किलोमीटर थिकनेस होता है। इन जो 60 किलोमीटर इन माउंटेन जो रेंज होती है उसमें क्योंकि ज्यादा होगा इन कम्पेयर टू दी नॉर्मल कॉन्टिनेंट की बात करें। और उसमें जो ग्रेनेटिक कंपोजिशन की अपन बात करते हैं, एक होता है ओशनिक क्रस्ट, उसका जो थिकनेस होता है वो इन कंपेयर कम होता है कॉन्टिनेंट से। 5 to 12 किलोमीटर थिकनेस होता है। एंड जो आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ उसमें आपको समझ। ये ना अर्थ को समझने के लिए ना बेसिक पैरामीटर्स है विच विच ऑलरेडी नो समथिंग दैट ना, कि कॉन्टिनेंट में दो टाइप्स के, एक तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट की बात करते हैं, एक होता है ओशनिक क्रस्ट की अपन बात करते हैं। तो ओशनिक क्रस्ट क्या होता है, वो होता क्या है, जैसे आपको एक डायग्राम दिख रहा है यार, डायग्राम? यस सर। ओके, ये ओके। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये ओशियन रीजन है और यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट, जैसे आपको दिख रहा होगा माउंटेन रीजन की अपन बात करें। तो ये ओशनिक रीजन की अपन बात करें, जैसे अपन डेप्थ, ओशन के डेप्थ में गई तो वहाँ पे क्या ओशनिक प्लेन होते हैं, ओशनिक प्लेन। वहाँ पे क्या होता है कि ओशनिक राइज भी होते हैं, मोल्टन मैग्मा भी वहाँ पे वहाँ मतलब ओशन के अंदर भी माउंटेन माउंटेन होते हैं वहाँ पे ओशन के अंदर भी। वो बनते हैं जो मेल्टन मैग्मा होता है, क्योंकि एस्ट्रोनोस्फेयर से निकल के ओशन के अंदर आएगा और वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है इन कम्पेरेटिव टू मेल्टन मैग्मा, तो वहाँ के सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाता है। तो वो अभी वहाँ पे भी माउंटेन जैसे फॉर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं माउंटेन रिज अपन बोलते हैं वहाँ पे, ओशनिक राइज अपन बोलते हैं ओशन के अंदर। उनका भी एक क्रस्ट वाला पार्ट होता है ओशन के अंदर। एक होता है अपना जैसे अपन सरफेस की अपन बात करें वो कॉन्टिनेंट क्रस्ट हो गया। एक तो दो दो ये दो तीन है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेंटल की अपन बात, मेंटल वाला जो थिकनेस होता है वो होता है 2885 किलोमीटर कंप्लीट अपर मेंटल लोअर मेंटल की अपन बात करें, जैसे आपको दिख रहा हुआ है डायग्राम में। हाँ ये कि ये जो कंप्लीट जो मेंटल पार्ट अपर मेंटल जो लोअर मेंटल होता है वो क्या है, उसका जो थिकनेस होता है ना वो कंप्लीट होता है 2885 किलोमीटर। तो मे बी समटाइम आस्क इन प्रीलिम्स एग्जाम। उसके बाद में एक टर्मोलॉजी आती है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है क्या, जैसे कस्ट वाला पार्ट हो गया और जो कुछ पार्ट होता है ना मेंटल का, वो कंबाइंड फॉर्म बन के लिथोस्फीयर बनता है। गुड माई पॉइंट? हेलो। यस सर। ओके। सो लिथोस्फीयर बनता है कस्ट वाला पार्ट, और मेंटल का जो थोड़ा बहुत पार्ट बनता है ना, मेंटल का जो अपर पार्ट होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में, वो दोनों कंबाइंड बन के लिथोस्फीयर बनता है। उसको अपन टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं। उसको अपन लिथोस्फीयर को अपन टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं, वो कवर करता है अर्थ के सरफेस को। तभी तो टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी उसने टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी एक्सप्लेन करती है अर्थ क्यूब के जनरेशन को, तो वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। उसके बाद में आता है एस्ट्रोस्फीयर। ये ना ये कई बार टर्मोलॉजी है ना, सम टाइम आस्क इन प्रीलिम्स एग्जाम। तो एस्ट्रोस्फीयर क्या होता है कि लो वेलोसिटी जोन होता है, 100 से 250 किलोमीटर डेप्थ होता है इन अर्थ की बात करें तो। ये आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ये होता है कि ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ओशन क्रस्ट 5 किलोमीटर की अपन बात थिकनेस की अपन बात करें, अपर मेंटल हो गया, और लिथोस्फीयर क्या है, ये 100 किलोमीटर की बात करें। उसके नीचे होता है एस्ट्रोस्फीयर, वो उसका जो 250 किलोमीटर के बीच में जो 100 से 1 250 किलोमीटर के बीच की जो थिकनेस होती है ना, उस पार्ट को अपन बोलते हैं एस्ट्रोस्फीयर। तो उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं आउटर कोर की अपन बात करें। इसका जो थिकनेस होता है वो 2000 to 70 किलोमीटर की अपन बात करें। कंपोजिशन उसके अंदर जो आयरन वो होता है, निकल भी होता है, और समटाइम सिलिकॉन सल्फर कॉपर भी होता है, कार्बन टाइप भी।
उसके बाद में कन्वेंशनल थ्योरी क्या होती है, जैसे कि मेल्टन मैग्मा है, वो फ्लोटिंग कर रहा है, मेल्टन मैग्मा मूव कर रहा है। तो जब आयंस मूव करते हैं तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड के जो कन्वेंशन करंट, जो करंट जनरेट होना है उसको बोलते हैं कन्वेंशन करंट। तो टाइम में बी आस्क समथिंग दैट। उसके बाद जो इनर कोर होता है उसका जो रेडियस होता है वो 1216 किलोमीटर होता है। और इसका जो कंपोजिशन होता है आयरन होता है, निकल होता है, और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है अर्थ के स्ट्रक्चर का। सम लेयर्स की अपन बात करें और सम जो भी बाउंड्रीज है। तो ये ना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक क्या बोलती है, जैसे अपन, मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर की एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। वो एक्सप्लेन करती है कि जैसे जो प्लेट मूव करती है उसके कारण जब उसमें कोलिजन होगा, डाइवर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा, तो उसमें कुछ कुछ से इवेंट अकर होंगे, जैसे लाइक अर्थक्वेक जनरेट होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, माउंटेन राइज होंगे, है ना। तो उसमें ना बेसिकली क्या होता है, जैसे प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, जब टेक्टोनिक प्लेट इंटरसेक्ट इन वेरियस वे एज दी मूव अक्रॉस द एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर के जब मूव करती है तो उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट जो उनका जो वे होता है, जैसे डाइवर्जेंट कर सकती है, वो कन्वर्जन कर सकती है, या ट्रांसफॉर्मेशन मोशन कर सकती है। उसके कारण जो भी कुछ चीजें प्रोड्यूस होगी वो होती है, वोल्केनिक हो सकता है, उसके अंदर अर्थक्वेक भी प्रोड्यूस हो सकता है, या माउंटेन भी जनरेट हो सकता है। तो पहला होता है डाइवर्जेंट की अपन बात करें। तो बेसिकली आपको ना ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि डाइवर्जेंट, जब जब प्लेट डाइवर्जेंट करती है तो क्या होता है वहां पे। जब जब प्लेट डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा कि वहां पे क्या होगा, एक जब दो प्लेट आपस से एक दूसरे से दूर जाएगी, क्या होगा वहां पे, वैली क्रिएट होगी, ओसनिक राइज क्रिएट होंगे, समझ रहे हो, गड्ढा गड्ढा क्रिएट होगा। गुड माई पॉइंट। यस सर। ओके। उसके बाद कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा कि जब कन्वर्जेंट होती है बाउंड्री, जब प्लेट्स कन्वर्जेंट होती है तो क्या हो सकता है कि जब ओशनिक ओशनिक बाउंड्री कन्वर्जेंट हो तो क्या हो सकता है, जैसे आपको एक यूनिट पिक्चर दे रखा है कि ये ओशनिक, मतलब ये है ना, ओशन के अंदर जो ओशनिक क्रस्ट होता है ना, उसके अंदर जो बाउंड्रीज है, जो लेयर्स की अपन बात करें, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज होंगी तो क्या होगा, उसमें जो एक दूसरे के कन्वर्ज होंगी तो मे बी कि जो उसके अंदर मेल्टन मैग्मा है वो बाहर निकल के ऊपर आ सकता है, वहाँ ओशनिक राइज प्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बाद में दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओशनिक और कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज कन्वर्ज कर, तो क्या होगा, क्योंकि ओशनिक जो प्लेट होती है वो काफी डेंस होती है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट की अपन बात करें। तो क्या होगा कि जो ओशनिक प्लेट है वो ज्यादा डेंस है कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, तो दोनों कन्वर्ज होंगी तो ओशनिक है सबडक्ट हो जाती है कॉन्टिनेंट के नीचे। तो इस टाइप से आपको दिख रखा होगा कि ये एक डीप ओशनिक ट्रेंच बन जाते हैं वहां पे। ये ओशनिक पार्ट होगा, ये हो गया कॉन्टिनेंट पार्ट हो गया, तो सब डीप ओशनिक ट्रेंच वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। जब ट्रेंच प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, वहां पे गैप मिलेगा, तो वोल्केनिक जो मेल्टन मैग्मा है वो बाहर निकल के बाहर आ जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और थर्ड वन इज जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट बाउंड्रीज एक दूसरे से कोलाइड करती है, कन्वर्ज करती है, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है। जब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होगा, सॉलिड पार्ट है, जब दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगे तो क्या होगा, हिमालय माउंटेन प्रोड्यूस होंगे। तो आपको एक एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद में आता है ट्रांसफॉर्मेशन मोशन। पहला तो डाइवर्जेंट हो गया, सेकंड वन इज कन्वर्जेंट, और थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। जब जब जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है वो ट्रांसफॉर्मेशन मोशन करती है, वहां पे क्या होता है, जब ट्रांसफॉर्मेशन मोशन करती है तो क्या है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन क्या एनर्जी के फॉर्म में, और अर्थक्वेक क्या एनर्जी का ही फॉर्म में होता है। जो एनर्जी रिलीज हुई है अर्थ के अंदर वो अर्थक्वेक के फॉर्म में आ जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्मर के कारण क्या होता है, अर्थक्वेक में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसके बाद में होता है कि टाइप ऑफ फोल्ड्स। फोल्ड्स क्या है, आपको समझ में आया बेसिक आइडिया की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट से बाउंड्रीज, डाइवर्जन, कन्वर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। यू हैव एनी क्वेश्चन, डाउट, प्लीज आस्क। ओके। उसके, हाँ, या, हेलो, एनी हेलो क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। सर, आपने जो एस्ट्रोनॉस्फेयर का जो बोला, एस्ट्रोनॉस्फेयर मतलब वो अपर मेंटल का ही ऊपरी हिस्सा होगा ना? हाँ हाँ, अपर मेंटल का अपर पार्ट। हाँ हाँ, ओके। ये अपर मेंटल का ही अपर पार्ट, ये मेंटल का अपर पार्ट होता क्या है, जैसे कि जो एटमॉस्फेयर है ना वहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा पार्ट है अर्थ का कि वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। आपको ना एग्जांपल दे, आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ मैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। ठीक, ठीक।
जी, आपको दिख रहा है कि इमेज दिख रही है कि डेप्थ के साथ में वेलोसिटी का वेरिएशन। यस सर। या तो यहाँ पे क्या अपर मेंटल क्या है, ये उसके अपन अपन ने क्या बोला, एस 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 तो इसमें की जो वो थिकनेस होती है कि 100 से 250 किलोमीटर की बात करें, तो आप देखना यहाँ पे क्या वेलोसिटी कम है। ये जो जो बीटा है वो इंडिकेट करती है एस एस जो वेव वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, जो एल्फा होता है वो पी वेव वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे क्या एस एस वेव वेलोसिटी वो कम होती है, और एल्फा को जो एल्फा होता है पी वेलोसिटी वो ज्यादा होती है इन कंपेयर। तो आपको दिख रहा है वो पहले वेलोसिटी है वो कम होती है, उसके बाद इंक्रीज होती है, होती क्या है, यहाँ पे जो 3000 होता है ना वहाँ पे क्या है मेंटल आ जाता है। तो मेंटल पे क्या होगा, लिक्विड पोर्शन है तो एस लिक्विड पोर्शन में तो एस एस जो वेव वेलोसिटी मूव नहीं कर पाती, तो आपको दिख रहा होगा जीरो होती है ना। आउटर कोर के अपन दिख रहा है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे हाँ तो इस टाइप से ना। तो वहां पे क्या है, तो और एक एक दूसरी बात ये है कि एक यहाँ पे जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है वहां पे क्या होता है वेलोसिटी ड्राफ्ट डिक्रीज होती है, सम टाइम पे डिक्रीज होती है और कुछ टाइम पे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो दे रखे ना 2889, यहाँ पे क्या है मोहो डिसकंटिन्यूटी की अपन बात करें, वहां पे जो दोनों वेलोसिटी है एस पीवी की डिक्रीज होती है, बट गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है ना, आउटर कोर इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वहां पे क्या है पी वेलोसिटी की जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो ये सम टाइम में भी आज क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे डिस्कन्टिन्यूटी, मैं ना आपको एक क्लास में बताया था ना मैं डिस्कन्टिन्यूटी के बारे में, गुटेनबर्ग लेनार्ड में डिस्कन्टिन्यूटी, मोहर डिस्कन्टिन्यूटी, उनकी डेप्थ। यस सर। ओके, उसके बाद में आता है टाइप ऑफ फोल्ड्स की बात। फोल्ड होता क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास में वायर है, वायर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। एक टाइम के बाद में क्या होगा, जो जो वायर है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी से क्या होगा, उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, उसमें एक फ्रैक्चर क्रिएट हो जाएगा ना वायर के अंदर एक टाइम के बाद में। इलास्टिक लिमिट के यस बाद, सर। इलास्टिक लिमिट के बाद में क्या वो फेलियर पॉइंट पे चला जाएगा, मतलब उसके अंदर ब्रोकन होगा, उसमें फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या हो अर्थ के अंदर होता क्या है, जैसे अर्थ के अंदर जो लेयर्स है, बात करें अपन लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होंगी। तो जो अपर वाला जो जैसे अपन बात लिथोस्फीयर की बात करें, डिफरेंट लेयर उसकी जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा होती है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स होती है, रॉक्स की डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, कुछ डक्टाइल को वेव करते हैं, कुछ ब्रेटाइल को। ब्रिटल क्या होती है, जैसे कि अपन बात करें कि एक एक रॉक है, वो कुछ टाइम के लिए क्या है इलास्टिक बिहेवियर इंडिकेट कर रही है, बट सडन क्या होगा उसके अंदर ब्रोक ब्रोक हो जाएगी वो सडन, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, या कुछ मोमेंट होगा, प्लेट टेक्टोनिक का कुछ मोमेंट होगा, डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस होगा, तो उसमें एक सडन ब्रेक होगा। जब कुछ अंदर जो ब्रेक होगा कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या होगी अर्थ क्यूब के फॉर्म में आती है, अर्थ के सरफेस पी और बी एस वेव एंड सर्विस वेव की वो में अर्थ की सरफेस से आती है, वहां पे अर्थ क्या सेकिंग करना स्टार्ट कर देती है। गुड माई पॉइंट। तब अपन क्या है सिस्मोलॉजी में इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ लाइक की इलास्टिक प्रॉपर्टी की जो रॉक्स है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को बिहेव करती है, कुछ टाइम तो इलास्टिक है, बट सडन क्या उसमें एक रैप्चर आएगा कि वो ना वो ब्रोक ब्रोक हो जाएगी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी क्या होगी अर्थ क्यूब के फॉर्म में आएगी, जो एनर्जी रिलीज होगी ना वही अर्थ क्यूब है। तो यहाँ पे क्या फॉल्ट क्या है, वो जो फ्रैक्चर पॉइंट है ना उसी को फॉल्ट दे रखा है, कि वो एक्चुअली में जो फ्रैक्चर पॉइंट है वही फॉल्ट है। होगा क्या, यहाँ पे एक एग्जाम यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि ये एक रोक है कंप्लीट है ना, ओके, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको एक डॉटेड डॉट लाइन दिख रही है व्हाइट कलर में, यस सर। या तो होगा क्या कि यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर से क्या होगा कंप्रेस होगा, एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन कंप्रेशन से क्या होगा जो रोक्स का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो फ्रैक्चर होगा, तो जो दोनों पार्ट है ना मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, जैसे एक पार्ट है वहां पे क्या होगा उस एरिया में, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट होने के बाद सब बटन हो गया ना, कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ ना, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होता है। पहला जो नॉर्मल फॉल्ट है उसमें क्या होता है, जैसे आपको एक नॉर्मल फॉल्ट देख रहे हैं, एक प्लेन है, इस प्लेन के अराउंड क्या है ऊपर भी ऊपर मूव कर रहे हैं, नीचे मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कंप्रेस हो रहा है ना, ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट होगा, शेकिंग होगी, तो वो क्या है एनर्जी की फॉर्म में अर्थ के फॉर्म में जनरेट होता है। एक नॉर्मल फॉल्ट होता है, एक होता है अपन बात करें ये डिप स्लिप फॉल्ट को अपन बोलते हैं जी, है ना, डिप स्लिप फॉल्ट क्या होता है, वर्टिकल मोशन होता है,
थ्रस्ट फोल्ड की अपन बात करें, उसके बाद में स्टिक स्लिप फोल्ड की अपन बात करें, इसका जो मूवमेंट इस टाइप से होता है। आपको ना बस मेनली याद रखना है कि स्टिक स्लिप फोल्ड की अपन बात करें क्या हो सकता है, डिप स्लिप फोल्ड की अपन बात करें ना, तो ये कुछ चीजें बेसिक आइडिया मे बी समटाइम आस्क। तो समझ में आया ना आपको कि पहले आपने क्या स्टडी किया, अर्थ का इंटीरियर क्या क्या है, कौन कौन सी बाउंड्रीज है, कौन कौन से लेयर्स है, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का अपन स्टडी किया, जो थ्योरी का मूवमेंट किस टाइप से हो सकता है, जो माउंटेन बनते हैं वो तो किस कौन सी पॉसिबिलिटी है कि वह माउंटेन बन सकते हैं, जब जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो प्लेट है वो कन्वर्ज करती है तो माउंटेन बन सकता है। सबडक्शन कब बन सकता है, ओशनिक डीप ओशनिक जो ट्रेन है वो कब बन सकते हैं ना, दिस टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं ना। तो यह बेसिक आइडिया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। उसने एक्सप्लेन किया जब मूवमेंट हो रहा है तो क्या क्या कुछ पॉसिबल। उसके बाद में वो जो बात थी, जो, तो क्या है, जैसे मैं पता है कि तो आप चीज़ भी फॉलो करते हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है उसके अंदर, वहाँ पे प्रेशर, काफी प्रेशर, तो वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रॉक्स होती है वो एक दूसरे से क्या है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है। स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्ट्रेस वहां पे क्रिएट होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को अपन अर्थ को बोलते हैं। और जहां पे एनर्जी रिलीज होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फोकस। गुड माई पॉइंट, दिख रहा है आपको ये क्या एक कंप्लीट रॉक है। तो यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है स्ट्रेस जनरेट हुआ, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या है, यहाँ पे एक यहाँ जैसे यहाँ पे स्ट्रेस कम हुआ है तो अपर वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट अपर चला गया, जो ऊपर वाला पार्ट नीचे चला गया तो और कम हुआ। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फोकस, जहां से अर्थ क्यों जहाँ जहां से जो एनर्जी रिलीज हुई ना उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फोकस। गुड माई पॉइंट है। और जो फोकस जिस प्लेन पे हुआ है उस प्लेन को बोलते हैं फोल्ड प्लेन, कि जहाँ पे फोल्ड जनरेट हुआ है, फोकस जिस प्लेन पे लाई करता है उस प्लेन को बोलते हैं फोल्ड प्लेन। और फोकस का मतलब क्या होगा कि जहां से अर्थ क्यूब की पॉसिबिलिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ क्यूब जनरेट हुआ है। और जब अर्थ क्यूब से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और जब फोकस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। कि फोकस होता है वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अर्थ के सरफेस में जो पॉइंट होता है वहां पे सबसे जल्दी जो एनर्जी पहुंचती है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। अर्थ के सरफेस पे उसको बोलते हैं एपी सेंटर। आई होप यू गोट माई पॉइंट, व्हाट द मीनिंग ऑफ फोकस और एपी सेंटर। ओके, हेलो, समझ में तो आ रहा है ना आपको? Yes, Yes, sir. sir. Got it. यस सर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। देखिए थोड़ा नया टॉपिक हो सकता है ना मे बी, बट अपन थोड़ा डिस्कस करके कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है टाइप ऑफ अर्थक्यूब, कि किस किस टाइप के अर्थक्यूब जनरेट होते हैं। जैसे टेक्टोनिक अर्थक्यूब होता है, जैसे प्लेट डाइवर्जेंस होगी, कन्वर्जेंस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन मोशन होगी, तो में भी अर्थक्यूब जनरेट हो सकता है। एक होता है वोल्केनिक अर्थक्यूब की बात करें, जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तब एक अर्थक्यूब की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे अपन स्मॉल अर्थक्यूब की अंडरग्राउंड, जब माइनिंग, जैसे आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के कारण भी क्या होता है, जैसे माइनिंग करेंगे तो ड्रिलिंग का यूज करते हैं, तो उसमें अर्थ स्मॉल अर्थक्यूब हो सकते हैं। एक जैसे अपन न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन करें तब एक अर्थक्यूब की पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद ओके, उसके बाद में ये सब चीजें, उसके बाद में होता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है वहां पे सबसे ज्यादा अर्थ जनरेट होते हैं। एक होता है पैसिफिक बेल्ट की अपन बात करें, पैसिफिक बेल्ट वहां पे 80% ऑफ अर्थ ना रिलीज होते हैं। तो ये ना थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है, को आपको दिख भी रखा होगा कि कौन कौन से जो एरियाज है, जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की बात करें, जापानीज की अपन बात करें ना, दिस एरिया में भी मोस्ट ऑफ दी अर्थ क्यों कवर होते हैं ना। उसके बाद में ये एशियाटिक यूरोपियन बेल्ट की अपन बात, आपको एक डायग्राम दिख रखा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि ऐसा ऐसा जो एरियाज होती है वहां पे क्या है, एक प्लेट बाउंड्रीज होती है, उन बाउंड्रीज पे क्या है अर्थ की ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है अकर होने की, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन मोशन होगा ना, वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है अर्थ की जनरेट की। ये दे रखा है कि कौन कौन से ऐसे दो बेल्ट है, पैसिफिक बेल्ट की बात कर रहे हैं और एशियाटिक और यूरोपियन बेल्ट की बात। उसके बाद में होता है कि जो अर्थ को जो फोकल डेप्थ होती है
उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप से क्लासिफाइड कर रखा है। फोकल डेप्थ क्या होती है? एपिसेंटर और जो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको बोलते हैं फोकल डेप्थ। जो जैसे एपिसेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, वो दो डिस्टेंस बिटवीन द एपिसेंटर एंड फोकस है, वो होती है फोकल डेप्थ। तो होता क्या है, कभी और स्मॉल जैसे शैलो फोकस आर्क क्या होता है, जिसका जो एपिसेंटर डिस्टेंस होती है 0 to 70 किलोमीटर की बीच बीच की डिस्टेंस की अपन बात करें, वहां पे क्या है, शैलो फोकस आर्क जनरेट हो सकते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट फोकस आर्क की बात करें, फोकल डेप्थ 71 से 300 किलोमीटर की अपन बात करते हैं। एक डीप फोकस आर्क की अपन बात करें, वो 300 से काफी ज्यादा 700 के बीच की बात करें ना, वहां पे क्या होता है कि डीप फोकस आर्क ज्यादा की पॉसिबिलिटी होती है। और वहां पे कौन सा फॉल्ट होता है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होता है। जब दो प्लेट के ना ट्रांसफॉर्मेशन मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करती है। उसके बाद में आता है कि जैसे अपन ने क्या किया, अर्थक्वेक जनरेट हुआ, एपीसेंटर अपन ने अपन अपन को एज ए फील्ड में सर्वे करने के लिए क्या है, एपीसेंटर का लोकेशन ट्रेस करना है कि कैसे अपन एपीसेंटर को ट्रेस करते हैं। तो उसको अपन क्या, जैसे अपन के पास में 600 मीटर है, 600 मीटर से अपन क्या करेंगे, जो भी पी और बी का जो अराइवल टाइम है, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो पी और जो एस वेव की जो डिफरेंट डिफरेंट जो वेलोसिटी है, उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अपने पास टाइम और वेलोसिटी है, तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस, यू नो। यदि अपने पास में टाइम है और वेलोसिटी है, तो बाई फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। तो इपीसेंटर क्या है, एक डिस्टेंस ही है ये। वो क्या है, इपीसेंटर से सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, वो इपीसेंटर डिस्टेंस कहलाती है। तुम्हें पॉइंट, हेलो, समझ में आ रहा है ना आपको? एपिसेंटर क्या है, फोकस क्या है, फोकल डेप्थ क्या है, एपिसेंटर डिस्टेंस क्या होती है? अपने पास जो स्टेशन होता है ना, स्टेशन से और एपिसेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसे बोलते हैं एपिसेंटर डिस्टेंस। बट अपन को करना क्या है कि फील्ड पे जाके एपिसेंटर को कैसे मेजर करना है, उसको अपन कैसे इंडिकेट कर पाएंगे, वो करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट। कि अपन ने अपने पास जो सिस्मोमीटर है, उसे अपन क्या कर लिया, टाइम को मेजर कर लिया, वेलोसिटी को मेजर कर लिया। यदि अपने पास टाइम है, वेलोसिटी है, तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस कि कहाँ से कितना डिस्टेंस पे एपिसेंटर होगा। और यदि अपने पास डिस्टेंस हो जाती है ना, तो अपन क्या करेंगे, उस स्टेशन को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ऐसे अपन 2-3 स्टेशन और जो एपिसेंटर को जो अर्थ का एपिसेंटर उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या 2-3 स्टेशन यूज करते हैं और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। और जहाँ पे तीनों सर्किल का एक इंटरसेक्ट कहाँ पे मिलते हैं ना, वही पॉइंट क्या है, अर्थ का अर्थ का एपिसेंटर होता है। व्हाट माय पॉइंट, हाउ टू मेजर लोकेशन ऑफ एपिसेंटर। हेलो, यस सर। यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। तो ये एपिसेंटर को अपन कैसे, कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं ना, कैसे मेजर करते हैं, तो अपने पास स्टेशन होंगे कि अपने पास सिसोमीटर है, वो क्या है, एज ए स्टेशन पर होगा। वी कैन मेजर टाइम टाइम पीरियड ऑफ एस एम पी वेव एंड वेलोसिटी ऑल्सो। तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस, एपिसेंटर डिस्टेंस, और ड्रॉ द सर्किल एंड we have the intercept of 3 circles, so we can see that this is the arc एपिसेंटर। उसके बाद में अपन करते कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करते हैं। तो ये आर क्यूब है, उसका एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, तो आपको एक डायग्राम दिख रखा होगा। जो सिस्मोग्राफ पे ना इस टाइप से इमेज बनती है, जैसे आर क्यूब जनरेट होता है ना, तो इस टाइप से इमेज बनती है। पहले क्या होगा, एस वेव आएगी, तब पी वेव आएगी, उसके बाद एस वेव आएगी, उसके बाद में ऐसे कुछ मूवमेंट होती है। तो जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है ना एस वेव का, वो दे रखा है इसमें ना 23 मिलीमीटर है। और इन दोनों के बीच जो टाइम डिफरेंस वो दे रखा है 24 सेकेंड। तो कैसे अपन मेजर करेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड का आर क्यूब आया है। तो आपको एक नीचे एक स्केल दिख रखा होगा, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है किलोमीटर में, यह है एपिसेंटर डिस्टेंस। पहले अपन ने क्या किया, एपिसेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अपन ने बाय इंस्ट्रूमेंट क्या है, एस जो पी वेव जो टाइम पीरियड है, उनका जो डिफरेंस है वो अपन ने देख लिया। और जो एम्पलीट्यूड अपन ने मेजर कर लिया। तो जब अपन ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ इनके बीच में, तो एक नीचे आता है मैग्नीट्यूड स्केल। तो ये जो इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड का जो अपने पास जो आर क्यू है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो 5 का है। अब रिक्टर स्केल अपन जब मानेंगे ना, तो उसका जो 5 मैग्नीट्यूड का आर क्यू का है। गुड माई पॉइंट है कि कैसे अपन इंडिकेट करेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड का आर क्यू का है। अपन मेजर करेंगे पहले टाइम, दोनों जो वेव है एस और पी वेव का जो डिफरेंस अपन माप लेंगे, एपिसेंटर डिस्टेंस अपन कर लेंगे,
और जो एम्पलीट्यूड है वो अपन मेजर कर लेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि कहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रखा है। जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी होगी, डिस्टेंस ये है, दोनों का डिफरेंस में टाइम ये है, मैग्नीट्यूड कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रखा है इस लाइन को, एम्पलीट्यूड ये हो गया। तो जैसे इस एक एग्जांपल में क्या है, 23 मिली मीटर एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे 23 मिली एम्पलीट्यूड दे रखो 20 के बाद में, उसके बाद में मैग्नीट्यूड क्या है 5 का। तो 5 मैग्नीट्यूड का जब आरक्यू का आता है ना, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में इस पर्टिकुलर जगह पे 23 मिलीमीटर का एम्पलीट्यूड आया है एस वेव में। गुड माई पॉइंट। हेलो। सर इसमें 23 आया तो मैग्नीट्यूड को 5 कैसे है वो समझ नहीं है, वो एक बार बताना। अच्छा अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि एस वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो अपन ने मेजर कर लिया 23 की अपन बात करी बाय इंस्ट्रूमेंट, सर है ना। उसके बाद में क्या होगा कि टाइम डिफरेंस अपन मेजर कर लिया, वेलोसिटी अपन ने मेजर कर लिया इंस्ट्रूमेंट। तो अपन जब अपन ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ को, जैसे एक स्केल दे रखा है, इस स्केल से, उस स्केल से अपन इंडिकेट कर पाएंगे कि ये मैग्नीट्यूड इस टाइप का है। ओके, मतलब लेफ्ट में डिस्टेंस एंड राइट में जो एम्पलीट्यूड है उन दोनों को ड्रॉ करने के बाद मैग्नीट्यूड अपने पास जाता अपने पास आ जाता है, हाँ, इंडायरेक्टली। है। ओके ओके। उसके बाद में ना ये होता है स्केलिंग ऑफ अर्थ की अपन बात करें कि अर्थ क्यू को अपन स्केल कैसे करते हैं। एक तो होता है इंटेंसिटी के फॉर्म में, एक होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो इंटेंसिटी क्या इंडिकेट करती है कि जैसे अपन ने जैसे अर्थ क्यू अकर हुआ, तो जैसे अपन अर्थ के सरफेस पे कितनी कुछ डैमेज हुआ है, जैसे एनिमल्स की बात करें, बिल्डिंग में कितना डैमेज हुआ है, ऑब्जेक्ट की बात करें ना, तो उस मतलब जो डैमेज हुआ ना, उसको उसको रेफरेंस अपन सेट करते हैं फॉर इंटेंसिटी के लिए। तो कितना इंटेंसिटी का अर्थ आया होगा, वो अपन देखते हैं अर्थ के सरफेस पे कितना हजार्ड हुआ है, वो तो अपन करते हैं इंटेंसिटी। और जो एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई ना, उसको अपन करते हैं मैग्नीट्यूड स्केल से। समझ में आया आपको? इंटेंसिटी स्केल का मतलब ये हुआ कितना उसमें नुकसान हुआ है आपके सरफेस पे, जो बिल्डिंग्स में कितना हुआ है, एनिमल्स में कितना हुआ है, पीपुल्स की बात करें ना, ऑब्जेक्ट में, वो तो अपन इंटेंसिटी से इंडिकेट करते हैं। और कितनी एनर्जी रिलीज हुई है के कारण, उसको अपन मैग्नीट्यूड से रिलीज करते हैं। समझ आया आपको? यस उसके बाद में ये हो गया रिश्टर स्केल से अपन मापते हैं इसको, अर्थ को। तो ये ना, ये बेसिक आइडिया है अर्थ का कि फोल्ड्स के बारे में मे बी समटाइम आज क्वेश्चन। उसके बाद में अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में भी, और डाइवर्जेंस प्लेन, कन्वर्जेंस प्लेन के बारे में भी आज समथिंग, जो स्केलिंग है मैग्नीट्यूड वो रिश्टर स्केल के बारे में भी समथिंग आज। उसके बाद अपन थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि दो तीन क्वेश्चन है जो लास्ट पेपर में पूछे गए थे। ये हेलो, दिख रहा है आपको? एक ये ना, एक आई थिंक 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन कि द एनर्जी रिलीज बाय ए अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7 will be approximately equal to the energy released by। समझ में आया आपको क्वेश्चन ये? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, वो एम इक्वल्स टू लॉग वाला जो फॉर्मूला है वो वाला पेज दिख रहा है। अच्छा अच्छा, एक अब दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा जो- है ना, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट ये है, नीचे में आपने एक सॉल्यूशन दे रखा हूँ इसका ना, वो ये है।
होता क्या है कि है ना, मतलब जैसे अर्थ, जैसे मैग्नीट्यूड 7 है, एक मैग्नीट्यूड 5 है। जब अपन क्या करोगे, एक मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है ना, तो एनर्जी में चेंज होता है 32 का, 22 का। ओके। तब एक मैग्नीट्यूड से अपन दूसरे मैग्नीट्यूड पे जाएंगे ना, जैसे 5 से हम 6 गए, जो एनर्जी में जो डिफरेंस हुआ ना, मतलब क्या हुआ, जो 5 मैग्नीट्यूड पे जो एनर्जी है, उसका 32 गुना होता है 6 पे। समझ में आया आपको, कि जब एक मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, तो उसमें जो 32, मतलब मल्टीप्लाई पर 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने 5 मैग्नीट्यूड की अपन बात करें, जिस पे जो एनर्जी होगी ना, उसका 32 मल्टीप्लीकेशन होगा 6 मैग्नीट्यूड पे। जब 5 मैग्नीट्यूड का अर्थ क्यूब आएगा, उससे 32 गुना एनर्जी रिलीज होगी 6 मैग्नीट्यूड पे। समझा आपको। एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि 7 मैग्नीट्यूड पे 5 के रेस्पेक्ट में कितना ज्यादा होगा, तो 23 2 का स्क्वायर। आपको ये बात समझ समझ में आएगी क्या? कि जैसे एक दे रखा है कि यस 5 मैग्नीट्यूड है, 5 मैग्नीट्यूड अर्थ क्यूब के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई ना, उससे 32 गुना ज्यादा होगी 6 मैग्नीट्यूड के अर्थ क्यूब पे। तो ये पूछ रखा है कि 5 से 7 अर्थ क्यूब के मैग्नीट्यूड के पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो क्या होगा, 32 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा था ना, तो ये कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे 5 to 9 आई, तो 32 की पावर 4 आ गया। तो हमेशा ना, हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं ना ये, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था। एक तो क्वेश्चन ये होता है, एक होता है जैसे कि बात करें अपन एम्पलीट्यूड की, अपन बात करें, ये वो तो हो गया एनर्जी का, पावर का। एम्पलीट्यूड में कितना डिफरेंस होता है, 7 मैग्नीट्यूड अर्थ क्यूब इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन दी 6 अर्थ क्यूब की। 6 अर्थ क्यूब पे जो एम्पलीट्यूड है, उसका मतलब 10 गुना ज्यादा होता है 7 मैग्नीट्यूड के अर्थ क्यूब पे। तो 10 का स्केल वहां पे, जो 10 का ना, जो 10 स्केल का वेरिएशन होता है। आपको क्वेश्चन पूछे कि 5 है ना, 5 मैग्नीट्यूड का अर्थ क्यूब है, 7 के रेस्पेक्ट में कितना चेंज होगा एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में, तो 10 की पावर स्क्वायर। टू का टू का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है, 10 की पावर स्क्वायर होगा। तो वहाँ पे 10 का स्केल होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में, बट एनर्जी में 32 का। समझ में आया आपको। यस सर। उसके बाद में ना, थोड़ा आप ये मेरे को ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट रिजल्ट इन अर्थ क्यूब, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ फ्रॉम विच अर्थ शॉक वेव जनरेट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा पॉइंट है वहां पे अर्थ के जो क्यूब जनरेट होते हैं, वहां पे शॉक जनरेट होते हैं अर्थ के। एनीवन। सर एपी सेंटर से था शायद। अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ। ओके फोकस, तो फिर सेस्मिक फोकस। हाँ सेस्मिक। हाँ, इसमें फोकस है ना, वो अर्थ के अंदर है। एपिसेंटर तो अर्थ के सरफेस पे है, वहां पे तो सबसे ज्यादा यस फोकस से ऊपर आ रहा था एपिसेंटर। हाँ, ठीक। ये ना, ये क्वेश्चन आई थिंक 21 में था। उसके बाद में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेलोसिटी वेरिएशन इनसाइड द अर्थ इज करेक्ट। ये थोड़ा बताओ, मैंने आपको एक ग्राफ भी दिखाया था कि कहाँ पे वेलोसिटी का। तो लो वेलोसिटी जोन एग्जिस्ट बिटवीन द 100 टू 50। 100 to 250 किलोमीटर डेप्थ। ये एस्ट्रोस्फीयर है, वहाँ पे क्या है वेलोसिटी का, जो वो कम वेलोसिटी वहाँ पे। ठीक है, तो ये राइट ऑफ। उसके बाद में क्वेश्चन था ये, ड्यूरिंग कन्वर्जेंट मोशन ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंट प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट जो राइट्स हायर बिकॉज। जैसे जब जब ओशनिक जो कॉन्टिनेंट प्लेट जब कन्वर्ज करती है ना, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि क्या कुछ होगा वहाँ पे, कॉन्टिनेंट प्लेट राइज क्यों होती है। वो डेंसर होता है ओशियनिक प्लेट से। हाँ, ओशनिक प्लेट से डेंसर होते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा फिर इसमें? इसमें तो ऑप्शन ए और सी है, वहाँ पे डेंसर दे रखा है। ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन बी। सी आएगा। हाँ, कि वो डेंसर भी है, वो ज्यादा थिकनेस भी है उनकी। उसके बाद में यही वही क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा? इसका, ये तो ये इसका आंसर क्या होगा? एनीवन। तो आइडिया आपको, सेम क्वेश्चन है ये। 961।
हाँ यही है 961 अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास। तो ना ये 2021 में, यस 998 ऐसा कुछ था। हाँ हाँ, तो ये आई थिंक 2021 में आया था और वो 2020 में आया था, सेम रिपीट हुआ था। तो ये ना, तो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन है ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे प्रीलिम्स में ना आर्टिक से। वो थोड़ा ये फॉल्ट वोल्ट है सब एडवांस टॉपिक है, तो ना तो ब्रीफ में देख लेना। समझ में आया ना आपको? ये कंप्लीट यस सर। ओवर, हाँ आरक्यू का कंप्लीट ओवर भी है कि कौन कौन सी क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये इस टाइप की है ना जो एक, ये ना स्केलिंग का, कि जब एनर्जी में कितना फैक्टर चेंज होगा तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड में कितना फैक्टर चेंज होगा तो क्या होगा। समटाइम में भी आ सकते ना। आप बताओ कि आपका कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो तो फिर जा। है कुछ डाउट? नो सर अभी कुछ नहीं सर। ये जो आपने पढ़ा है वो विलियम लाउडी से पढ़ने से हो जाएगा ना? हाँ विलियम लोरी पढ़ने से हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। विलियम लोरी का जो आरक्यू का जो चैप्टर है ना, वो टॉपिक है वहाँ पे, वो एक बार ब्रीफ देख लेना, और टू द पॉइंट देखना है ना। मैंने जो आपको बताया टू द पॉइंट वही देखना है, ज्यादा को देखना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस टाइप से आएगी बेसिक, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, तो थ्योरी तो टफ लग रही है बट क्वेश्चंस इजी है। थोड़ा थोड़ा टफ लग रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। नया सब्जेक्ट है तो मे बी, बट बट आप मेरे को ये बताओ कि आपको थोड़ा सेशन में अटेंड करने से कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा तो थोड़ा फर्स्ट टाइम है ये, तो समझ में आ रहा है या नहीं पता नहीं मेरे को तो। हाँ सर, बेनिफिट हो रहा है। समझ में तो आ रहा है ना आपको? हाँ सर। यस तो प्लीज पीडीएफ भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए आज का। ये ये जो पीडीएफ है ना वो डार्क की क्लासेस की है ना, तो वो उन लोगों सर ने मेरे को मना किया है ना, मैं उनसे पूछ लूंगा एक बार, फिर मैं आपको सेंड। ओके सर। मतलब मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है ना, आप मेरे को फीडबैक दे दिया करो, वो मेरे इंटरव्यू में प्रिपरेशन में का हेल्प होगा कि सर ये थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो मे बी, है ना यहाँ पे। तो ये मेरे इंप्रूवमेंट में भी काफी हेल्पफुल होगा। मेरा मोटिव ये है कि ना मैं जो भी पढ़ा हूँ आपको बता दूँ सब चीजें, कि इजी रहेगा क्योंकि आपका प्रीलिम्स एग्जाम, समझ रहे हो? तो आप थोड़ा मतलब बता दिया करो कि हाँ सर कि यहाँ पे ये थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, और यहाँ पे थोड़ा ये ठीक है, ये अच्छा है, और तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना आप? यस सर। सर मुझे एक दिक्कत आ रही है कि मैं जब वो चैप्टर पढ़ रही हूँ बुक से, तो वो पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पा, मतलब जैसे कि आपने अभी अर्थक्वेक का जो पढ़ाया उसके साथ अपने जो क्वेश्चन बताया तो वो रिलेट हो गया, पर मैं जब बुक से पढ़ रही हूँ तो वो क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर पाया, तो वो कैसे ठीक करूँ? अच्छा अच्छा। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन ना तभी रिलेट हो पाएगा जब सब्जेक्ट पे अच्छी डेप्थ होगी, समझ रहे हो? क्योंकि एक बात ये है कि एक है ना, आप क्या क्या करो, लास्ट के क्वेश्चन पेपर की प्रिंट आउट निकलवा लो। ओके। उस, यस सर। जैसे आपने एक टॉपिक रीड किया है, जैसे आपने क्या है रजिस्टिविटी को पढ़ा है सर ने, उसके बाद में क्या क्या करो, टॉपिक अपन पढ़ लिया और क्वेश्चन क्वेश्चन पे चले जाओ। वहाँ पे सॉल्यूशन मत देखना है ना, वो थोड़ा थिंक करना है, वहाँ पे सोचना है, थोड़ा थोड़ा सोचना है। और क्या होगा जो एक मेन एग्जाम होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, उन्हीं ऑप्शन से एक क्वेश्चन बन के आएगा। लास्ट के क्वेश्चन पेपर से एक ऑप्शन, जो ऑप्शन है ना उन्हीं से क्वेश्चन बन के आएगा। वहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग आएगी हाँ किस टाइप की क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रखी है। ओके सर, मतलब अभी के लिए वो जो लास्ट ईयर की जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन पकड़ के उसमें से ट्राई करूँ तो हो सकता हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ आपको कि टॉपिक किया है, लास्ट पेपर में जाना है, क्वेश्चन को पिक करना है कि क्वेश्चन आए, थोड़ा थिंक करना है उस पर, सॉल्यूशन पे डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना है, ऑप्शन को थोड़ा देखना है ना। फिर उसके बाद में जब थोड़ा बहुत आप गो थ्रू हो जाओगे ना पेपर पे, तो आपको ना एक पिक्चर सेट हो जाएगा माइंड के अंदर कि यार इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो फिर वो इजी हो जाएगा। ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे, आप देखना कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ये जो ऑप्शन आया है वो क्यों नहीं आया, चार चार क्वेश्चन तो वही बन गए ना, ये जो ऑप्शन है वो सही कौन सा है, गलत क्यों है, ये गुड पॉइंट। है। यस सर गॉट। हाँ तो थोड़ा मतलब है ना, एक फिजिक्स को थोड़ा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि जियो फिजिक्स तो सर भी करवा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना, और मेरा भी, मैं भी थोड़ा बहुत एफर्ट मार रहा हूँ, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट फिजिक्स है ना वो थोड़ा बहुत अपन भी करेंगे, और आप भी थोड़ा अच्छी तरीके से करना, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस है ना फिजिक्स का है इसमें, 60-40 का रेशियो है। मैं तो हर बार हर सेशन में यही बात बोलता हूँ।
सर मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, बट सर उसके अंदर ना एक न्यूक्लियर और जो पार्टिकल फिजिक्स वाला टॉपिक है उसके अंदर सर है ना, हर साल ये लोग पार्टिकल फिजिक्स के जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो हम कहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पार्टिकल फिजिक्स हमने नहीं पढ़ा था इतना अच्छे से, तो वो हाँ हो नहीं पा रहे क्वेश्चंस। हाँ, मैं देख रहा हूँ पार्टिकल फिजिक्स से ना क्वेश्चन डाल सकते हैं वो कि मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, वो सब चीजें है ना। जी जी जी, ये सिमेट्रिकल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मतलब वो बैलेंस करने वाला बेरियन नंबर लेप्टॉन नंबर वाला, और वो है ना, मैं ऐसा करूंगा ना, थोड़ा मेरा मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ ना, तो मेरा अच्छा है वो पार्टिकल फिजिक्स। तो अच्छा मैं ओके ओके। ऐसा करूंगा, मैं ना उसका एक समरी शीट अपन क्रिएट करेंगे, कंप्लीट समरी शीट। और उसके बाद में ठीक है। हाँ लेक्चर ले लेंगे, तो वो ना वो कुछ चीजें उसमें याद करने की है बस, वो उसके बाद में तो हो ही जाता है वो चीज। तो एक समरी शीट अपन क्रिएट करते हैं, हाँ हाँ, तो वो अच्छा ओके रहेगा ओके आपके लिए। सर, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फिजिक्स बैकग्राउंड से है यहाँ पे? आई थिंक कोई नहीं होगा, सब लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से ही है। आपको और भी कोई डाउट हो तो रिगार्डिंग पूछ सकते हो आप, क्योंकि मैं भी तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, एज ए मतलब एक बड़ी भाई की तरह ना पूछ सकते हो कि मतलब कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ की सर को मतलब ऐसा करना है कि जो फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फिजिक्स में कोई दिक्कत आ रहा है, मैथमेटिक्स कहाँ से करना है, तो ये कॉमन चीज़ें है, पेपर वन को कहाँ से करना है ना, चीज़ें कॉमन चीज़ें। मैंने भी प्रिपरेशन किया तो मैंने फील किया थी। तो वो सब ठीक अच्छा चल रहा है ना, सब चीज़ें फिजिक्स चल रही है ठीक है ना, अच्छी तरीके से। हेलो, आवाज़ तो आ रहा है ना मेरा? यस सर। यस सर, यस। यस सर। यस सर। तो ठीक है ना, आप मतलब देखते रहना, कोई दिक्कत, फिजिक्स को थोड़ा अच्छा करना। मैं तो हमेशा बार बार यही बोलूंगा कि फिजिक्स, क्योंकि जब मैथ्स दोगे ना आप, क्योंकि मैथ हम तो चाहते हैं कि है ना 23 सीटें हैं, तो मैक्सिमम बंदे यहीं से निकले जो हम कोर्स करवा रहे हैं वहीं, और देखना आप यहीं से निकलोगे आप, कि आपको इतना कुछ आइडिया मिल गया है ये अभी जियो फिजिक्स में, और फिजिक्स तो आप खुद कर ही लोगे, और हम भी मोहित सर भी काफ़ी हेल्प करेंगे फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि ये चीज़ें है ना, जैसे मतलब बहुत चीज़ें होती है वो पता नहीं रहती स्टूडेंट को, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, जियो फिजिक्स का विलियम लोरी पढ़ लिया, बट वो पता नहीं कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो पता नहीं रहता, वो दिक्कत करता है ना। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। बट हमें थोड़ा फिजिक्स को अच्छे से करना है, क्योंकि जब मैथ्स दोगे ना आप, तो वहाँ पे फिजिक्स बहुत काम आएगी, सब कुछ काम आएगी जियो फिजिक्स। क्योंकि जब मैंने मेंस एग्जाम दिया, तो टाइम मिलता ही नहीं है वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम टाइम होता है 130 144 140 के आसपास, तो 100 तो अपना फिजिक्स ही हो गया, समझ रहे हो आप? 100 मार्क्स तो फिजिक्स ही होगी, उसके बाद 130 140 मार्क्स, वो भी जब अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाता। होता नहीं है इन जनरल, टाइम मिलता ही नहीं है, 3 घंटे पता नहीं कब निकल जाते करते करते, समझ रहे हो आप? यस सर। यस सर। सर जैसे फिजिक्स में मतलब हमें प्रीलिम्स के अंदर तो ये थोड़े जो जेई के मेंस के क्वेश्चंस होते हैं सर, उस टाइप के भी प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि जैसे ये फोर्सेस वेक्टर्स और ये सारे टॉपिक्स इन्होंने जो डाले हैं, तो हर साल मतलब ये थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं उसके अंदर। हाँ 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 हाँ, नहीं मैं तो आई थिंक मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं है ना जी मेंस के ना, क्योंकि उसमें क्लासिकल 2-3 टॉपिक ही है, क्लासिकल आप देखोगे ना, तो यस यस सर। वो उसमें एक क्वेश्चन बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वो आप खुद भी कर लोगे, तो एक क्वेश्चन बना वो हमेशा बनता है वो तो। यस सर, ओके ओके ओके। तो हम मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, पढ़ने को तो बहुत कुछ चीज़ है, ऐसा तो सिलेबस है ना, कंप्लीट कभी कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा नहीं, अपन को मतलब पॉइंट करना है, अपन को सिलेक्शन लेना है, मेन बात यस ये यस। है। तो जैसे अपन फिजिक्स की बात करें, तो ईडी का जो कंप्लीट चैप्टर अपन को देखना है, ग्रिफिथ को अपन फॉलो करना है, ग्रिफिथ को फॉलो करना है ना, कंप्लीट तरीके से। यस सर। और जैसे अपन न्यूक्लियर की अपन बात करें, तो एक एस एन गोसवाल की, और ना मैं भी है ना, मैं न्यूक्लियर को मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, न्यूक्लियर फिजिक्स को भी और पार्टिकल फिजिक्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसमें बहुत छोटी है वो न्यूक्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कुछ वो सेल मॉडल मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, पेरिटी की क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बेसिक क्वेश्चन। यस मतलब ऐसा नहीं करना कि अपन को कि अपन रैंडम कुछ भी पढ़ लिया और वहाँ पे कुछ उसका एडवांटेज ही नहीं है, तो फायदा नहीं है। अपन को वो चीज़ें पढ़नी है, उसका एडवांटेज हो वहाँ पे। और है ना, एक आप ऐसा करो, लास्ट ईयर के पेपर की पीडीएफ निकलवा लो कंप्लीट तरीके से, और आपको ना लगभग पूरा सिलेबस हो गया जियो फिजिक्स का, वैसे तो सिस्मोलॉजी भी हो गई, ये आज टॉपिक था, आर्क्यूब भी हो गया, सर ने इलेक्ट्रिकल करवा दिया, रजिस्टिविटी करवा दिया,
मैंने थोड़ा ग्रेविटी का करवाया था, और वो कन्वोल्यूशन वो करवा दिया, रिमोट सेंसिंग करवा दिया। तो मतलब आपने मतलब ऑलमोस्ट चीजें कवर कर ली, और फिजिक्स आपने ऑलरेडी अपने पढ़ रखे रखा है, तो आपने मतलब बहुत कुछ कवर कर लिया। बट आपको अब करना ये है कि इन इन जो कवर किया है उसमें से कौन सा टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, तो वो आपको पता चलेगा लास्ट के क्वेश्चन पेपर से। उनको निकलवा लो और उनको प्रैक्टिस करो, और आंसर तो देखना नहीं है, बट उनके ऑप्शंस को धीरे धीरे टिक करना है। और जो भी डाउट है ना वो मेरे को सेंड कर दिया करो, सर को सेंड कर दिया करो, सर ये क्वेश्चन है और ये आप देखो, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आपका अब टाइम ये आ गया, और पेपर 1 को थोड़ा फोकस करना है कि मतलब जी जनरल साइंस है ना, वो एनसीईआरटी सर ने बताई थी, मैं भी रिकमेंड करता हूँ वो 9th क्लास की एनसीईआरटी, उसको भी पिक करना है। तो मतलब इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि मतलब सब चीजें कवर भी हो जाए, और अपन कंफ्यूज भी नहीं होए। ऐसा भी नहीं लगे अपने बहुत कुछ पढ़ लिया और आ ही कुछ नहीं रहा, वो भी थोड़ा दिक्कत करता है। समझ रहे हो आप? यस सर। तो ये चीजें अपन को देखना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा, इतना कोई दिक्कत है नहीं। आपको बहुत कुछ मतलब आप जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, उनको तो बहुत प्रॉफिट होगा। तो वो बहुत 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 बड़ा issue। बस पेपर 1 को थोड़ा अच्छे से करना है, और फिजिक्स को अच्छे से करना है, जो फिर आपका कवर हो ही जाएगा। और एक विलियम्स लोरी की बुक को कर लो, या फिर एक ब्रुक्स की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, दोनों को कोई भी एक बुक चूज कर लो। सर इलेक्ट्रिकल मेथड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स, सर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब इलेक्ट्रिक मेथड्स लाउरी में से थोड़ा सा पढ़ा था, उसके अंदर कुछ पार्ट कवर हो रहे हैं, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड सर वो टेलफोर्ड से ही पढ़ना है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रोमैटिक मेथड भी मैं रिकमेंड करूंगा विलियम्स लोरी से पढ़ूंगा, क्योंकि ना ओके ओके। क्योंकि ना इलेक्ट्रोमैटिक मेथड की अपन बात करें, थोड़ा मैं आपको यदि चाहिए आइडिया दूंगा थोड़ा, और ब्रीफ आइडिया। यस सर। ओके, जैसे इलेक्ट्रिकल अपन बात करें, इलेक्ट्रिकल मेथड अपन एक ब्रीफ, जैसे सर ने बहुत अच्छा करवाया, मैं भी कुछ नया सब्जेक्ट ना, किस टाइप की क्वेश्चन हेलो हाँ 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 सर, सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब सर टेम्पर हो रही है आपकी आवाज। आई थिंक अब तो आ रही होगी ठीक, नहीं आ रही? यस सर, अभी आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है। तो ना मतलब इलेक्ट्रिकल में अपन को करना कैसे, जैसे आपको थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ ना, समझ में आएगा आपको ना चीजें। जिसको डाउट है ना, वो मतलब जिसको काम हो, कोई में अर्जेंट हो, चला जा सकते हैं ना, पढ़ रखा है ना वो। हाँ जी, ये है ना इलेक्ट्रिकल जी। जैसे अपन बात करें ना रजिस्टिविटी की अपन बात, हाँ जी हो गया। तो रजिस्ट्रिव मेथड पे हम बात करते हैं, होता क्या है रजिस्ट्रिव मेथड को करना क्या है, रजिस्टिविटी को मेजर करना है। जो अर्थ के अंदर जो मटेरियल्स हो ना, जिसकी जो रजिस्टिविटी है उसको अपन मेजर करना है। आपको एक डायग्राम दिख रखा होगा, डायग्राम। यहाँ पे क्या है, ओरेज की बात करें, सॉलिड्स की अपन बात करें, रॉक्स की बात करें, होता क्या है, जैसे यहाँ पे कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी के अपन देखते हैं कि जैसे जो क्वार्ट्ज की अपन बात करें, जो बेसाल्ट रॉक्स होती है ना, उनकी रजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा रजिस्टिव रजिस्टिव होते हैं। उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। तो कंडक्टिविटी ज्यादा किन की होती है, ग्रेफाइट हो गए ना, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्ले। सर एक और क्वेश्चन था, सर क्योंकि हम फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो जैसे रॉक्स होते हैं, उनके मटेरियल्स हैं, जैसे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनकी रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज, सर हमें ये सब चीजें भी याद होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, ये चीजें याद नहीं होनी चाहिए, बट अपन को ना थोड़ा ये होना चाहिए कि रजिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है डेप्थ के साथ में, बस वो अपन को पता है। क्योंकि पहले क्या होगी,
क्रस्ट वाला पार्ट आएगा, क्योंकि उसमें जो अपन को पता है कि उसमें कौन कौन से मिनरल हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद जो मेटल, जिसमें कौन कौन से मिनरल्स है या कौन कौन से मटेरियल्स है, वो अपन को पता है आयरन। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि डेप्थ के साथ में रेजिस्टिविटी का इंक्रीज कैसे होता है, डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, ग्रेविटी, ये अपन को थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके सर। ये है ना, वो एक कंप्लीट एक पिक्चर देगा कि डेप्थ, क्योंकि अपन को पता है कि क्रस्ट के ऊपर वाले पार्ट में क्या है, और जो मेंटल पार्ट वहाँ पर आयरन है, वो जो मैग्नीज की बात करें, और जो सॉलिड वाला कोर्स है वहाँ पे निकल है, तो अपन को पता लग जाएगा कि कौन कौन सा मटेरियल किस टाइप से रेजिस्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। वो इतना कुछ पता नहीं होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिकल सर्वे में, अब इलेक्ट्रिकल सर्वे अपन करते थे, अपने पास क्या गया, अपन कहाँ पे गए, फील्ड पे गए। वहां अपन ने क्या किया, आपको एक डायग्राम देता हूँ मैं, डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा। तो ये ना, ये आपको एक 4.48 का एक डायग्राम दिख रहा है आपको जी। ये होगा क्या, अपन ने क्या किया, अब जब एक करंट इलेक्ट्रोड अपने पास में है, जब फील्ड सर्वे पे गए ना, अपने पास में है वो, तो अपन ने करंट, जो करंट सोर्स के कारण उसके अंदर करंट फ्लो करवा दी अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ठीक है। यस सर। ओके, होगा क्या, जैसे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो डायग्राम है, इस टाइप से मैकेनिज्म होगा अंदर जी। करंट अंदर गई, उसके अंदर कुछ कंडक्टिंग जो भी मटेरियल्स होंगे, वो क्या करंट से इन्फ्लुएंस होंगे, समझ रहे हो आप। मतलब वो जो करंट के कारण क्या होगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल्स होंगे, कंडक्टिंग होंगे, जो रेजिस्टिविटी मटेरियल होंगे, तो उस करंट से इन्फ्लुएंस होंगे। और उस इन्फ्लुएंस को अपन मेजर करते हैं बाई पोटेंशियल। तो ये यस जो, सर। हाँ, तो ये ना उसका जो इन्फ्लुएंस हुआ उसमें चेंज हुआ है ना, वो चेंज होगा इनडायरेक्टली पोटेंशियल के अंदर, क्योंकि वो पोटेंशियल, वो जो वोल्ट मीटर है ना, वो वोल्ट मीटर से अपन क्या है, वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। और पुट द वैल्यू, आपको एक फॉर्मूला दे रखा होगा नीचे, 4.89, क्योंकि अपन ने खुद से वो करंट इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किया है, तो डिस्टेंस अपन को पता है, सब कुछ अपन को पता है, करंट करंट अपन को पता है, और वोल्ट मीटर से अपन वोल्टेज मेजर कर लेंगे। तो अब पुट द वैल्यू ऑल द थिंग इन दिस फॉर्मूला, तो वी ऑब्टेन रजिस्टिविटी। अपरेंट रजिस्टिविटी की क्या कुछ हो सकती है, रजिस्टिविटी समझ आया आपको कि यस फील्ड पे, सर। हाँ, तो मतलब रजिस्टिविटी अपन ऐसे मेजर करते हैं कि वहाँ फील्ड पे गए, करंट उसके अंदर इंसर्ट किया, वोल्टेज में कुछ चेंज हो, फ्लक्चुएशन हुआ, अपने पुट कर दिया वैल्यू, तो अपन को पता लगा कि यार ये रजिस्टिविटी वैल्यू ये है। अपन अब रजिस्टिविटी वैल्यू अपन को पता लग गई, अपने थ्योरेटिकल से अब मैचिंग करेंगे कि थ्योरेटिकल रजिस्टिविटी की कैसे मेजर चेंज हुआ है मटेरियल्स का, ये कुछ पॉसिबल हो सकती है ना। तो इस टाइप से अपन करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ है ना, उसमें क्या है पैरामीटर्स, जैसे ये विग्नर की बात करें, उसमें कुछ स्पेसिंग का, कुछ स्पेसिंग कुछ सेम होती है, जैसे लोग जो सेकुलर बर्ग की बात करें, स्पेसिंग ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। एक डबल डायपोल की बात करें इसमें ना, और जो इलेक्ट्रोड, जो करंट इलेक्ट्रोड के जो भी डिस्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट करके अपन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं। तो उनका यूज डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि किसका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, किसका कम होता है ना, ये सब चीजें यूज करते हैं। आपको ना रजिस्टिविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में करना क्या है, बेसिक प्रिंसिपल याद करना है, और कौन कौन से मेथड है वो आपको देखना है प्रीलिम्स के लिए, मोर देन सफिशिएंट। मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, रजिस्टिव मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड का प्रिंसिपल क्या है वहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड अपन करते क्या है, अपने आर्टिफिशियल क्या है, बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया अब खुद ने। जैसे अपन न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन से पी और एस जनरेट करते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो प्रोसेस होती है, उसे अपन प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। वो प्राइमरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अर्थ के जो क्रस्ट वाला पार्ट उसके अंदर इंसर्ट होगी। उसका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है ना, वो क्या होगा, उसके अंदर कंडक्टिंग बॉडी होगी, उससे मतलब रहेगा। जो कंडक्टर से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिएक्ट करती होगी, करंट जनरेट होगी, ईडी करंट, उसको बोलते हैं ईडी करंट। वो क्या होगी, वो कंडक्टिंग मटेरियल के कारण। और उस ईडी करंट के कारण क्या होगा, एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब जब करंट वो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को और प्राइमरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अपने पास रिसीवर होता है अर्थ के सरफेस पे, उसको अपन रिसीव कर लेते हैं। और अपन को पता चलता है कि उन दोनों में फेज में क्या डिफरेंस है, उसके एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है। तो तब अपन को रजिस्टिविटी, डेप्थ कितनी डेप्थ पे है, वो अपन को आइडिया लगता है। पर वो अपन क्या किया, आर्टिफिशियल खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खुद अपने जनरेट किया, वो अर्थ के अंदर इंसर्ट किया। और जो सेकेंडरी ऑटोमेटिक है, वो यदि कोई कंडक्टिव मटेरियल होगा तो सेकेंडरी ऑटोमेटिक जनरेट करेगा।
और अपन ये दोनों, तो अपन क्या है उसमें चेंज देख लेंगे कि कितना चेंज हुआ है, एम्पलीट्यूड में कितना चेंज हुआ है। तो वो ना दिस टाइप ऑफ थिंग वी कैन मेजर। समझ रहे हो? तो ये ना मेथड्स हैं, वो अपन क्या है सर्वे 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 के लिए यूज करते हैं मेथड्स। ये इलेक्ट्रिकल सर्वे हो गया, इलेक्ट्रोमैटिक सर्वे हो गया, जैसे बेल हो गया आपको पढ़ाया था, वहाँ क्या होल करेंगे और डेप्थ के साथ में क्या कंटिन्यूस वेरिएशन हुआ है वो अपन देख लेंगे। सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं, अपने पास सिस्मोमीटर होता है, फील्ड पे जाएंगे और अपन क्या करेंगे आर्टिफिशियल, जैसे जो भी सिस्मिक एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवा दिया, वो उसको अपन ऑब्जर्व कर लेंगे, अपन देखेंगे वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में क्या चेंज हो रहा है, तो अपन को पता लग जाएगा कि किस टाइप की पॉसिबिलिटी है, कितने डेप्थ पे कौन सी लेयर है, कहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, कहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। और ग्रेविटी में क्या करते हैं अपन, जो ग्रेविटी एक्सलेशन है ना, ग्रेविमेटर से उसको चेंज कर देते हैं कि कहाँ पे एक्सलेशन ज्यादा हो रहा है, पोल पे कितना हो रहा है, कहाँ पे कितना कुछ हो रहा है, कुछ करेक्शन अपन ऐड करते हैं। मैग्नेटिक में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को चेंज कर लेते हैं। बस यही कुछ चीज करते हैं। ये पूरा कंप्लीट जियो फिजिक्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो गया, और ये कुछ ये कुछ सब चीज, ये तो जियो फिजिक्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ब्रीफ आइडिया कंप्लीट जियो फिजिक्स। यस सर। मतलब समझ में आ रहा है या फिर ऊपर की जा रहा है? सर इलेक्ट्रिक मेथड्स में समझ में आया कि हम करंट इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसके अंदर के मटेरियल रिएक्ट करेंगे और फिर हमें पता चलेगा, हम रेजिस्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। पर सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स हैं उसके अंदर सर जो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज की हैं, मतलब जैसे लाउरी में बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर, तो सर वही था कि क्या वो इनफ होगा जो मतलब लाउरी में दिया हुआ है वो? हाँ, वो मोर देन इनफ है, मैक्सिमम है वो जो ओके थ्योरी। ओके सर। हाँ, कि वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैटिक, उसमें टेलुरिक मेथड हो गया, ग्राउंड जो जीपीआर मेथड हो गया, यस और सर, यस सर। वर्टिकल साउंडिंग मेथड हो गया ना। आपको क्या करना है, उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर उन्होंने एक क्वेश्चन इसी पे दिया था, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल साउंडिंग पर एक क्वेश्चन आया था 2021 में। हाँ तो हाँ, सर वो मेथड्स जो पूछते हैं, जैसे लाउरी में वो स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं था, तो फिर सर हम मतलब ये चीजें हैं तो इसलिए फिर वही था डाउट कि कवर हो जाएगा उसमें से। अब आपको मेरे को ये बताओ कि 400 का पेपर होता है, यस सर। कट ऑफ कितनी जाती है, 160 जाती है। यस सर। यदि आप 400 में से 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, छोड़ के आ गई, तो यस सर। कितने, तो आपके कितने मार्क्स है, 398 मार्क्स आ गई। यस इतना सर। इतना भी कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ ना, आप अपन को एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, सेकंड पेपर 2 घंटे का पेपर होता है ना। अपन को आप देखना कि वहाँ फिजिक्स ही कर पाओगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब क्वेश्चन बुक को पढ़ते भी हैं, ऑप्शन भी देखते हैं, और यूपीएससी थोड़ा ऑप्शन है ऐसे इस टाइप के देते हैं, तो वो ना कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, तो टाइम लगता है। तो आपको मतलब वो चीजें पढ़नी है कि वहाँ आपको समझ में आई। ऐसा भी नहीं कि समझ में आ ही नहीं रहा वो भी पढ़ते हैं, तो क्या उसका कोई फायदा ही नहीं है। बिना स्लोरी में दे रखा है, मोर देन सफिशिएंट है, वो मैक्सिमम मैक्सिमम है। आई थिंक मैं तो सोचता हूँ मैक्सिमम ही है। तो आप और भी कुछ पढ़ना है तो ग्रुप्स भी पढ़ सकते हो, मेंस भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है प्रीलिम्स निकलने के बाद में। ओके वो ओके सर। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं। तो और भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं ना, कि क्योंकि आप ना ऐसा पूछ लिया करो, कोई भी दिक्कत हो ना, क्योंकि मेरा भी लर्निंग होगा और मैं भी सीखूंगा कि मेरे को कहाँ कुछ इंप्रूवमेंट करना है, कि इंटू डेट भी आने वाली है नवंबर के आसपास, तो वो कुछ दिक्कत हो। सर वैसे तो है ना, जैसे मतलब ये जिस जियो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें जो चीज, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? तो सर जैसे अभी जियो फिजिक्स हमने मतलब नया नया पढ़ना स्टार्ट किया है, तो इसमें जो चीजें ना मतलब जो फिजिक्स से रिलेट करती है ना, वो तो मतलब जल्दी याद हो जाती है ना। हाँ हाँ मतलब हाँ जैसे कि हाँ अभी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड हुआ और इलेक्ट्रिकल मेथड हुआ ना, तो हाँ इलेक्ट्रिकल मेथड और मैग्नेटिक मेथड है ना, तो जैसे अपन ऐसे कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी मटेरियल की स्टडी करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ उसमें रेजिस्टिविटी अपन इलेक्ट्रिकल मेथड में फोर्ड प्रोब मेथड से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हाँ पे हाँ भी वो फोर्ड प्रोब जैसे ही करा है, सेम है ना। और हाँ सेम। मैग्नेटिक में जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हैं ना, तो हाँ हाँ सेम हाँ यहाँ पे भी वो कर रखा है ना। तो जो चीजें रिलेट हो रही है ना उससे, वो तो याद रह जाती है, लेकिन जो रिलेट नहीं हो रही ना, वो ज्यादा मतलब याद नहीं रहती। जैसे ग्रेविटेशन है तो वो पूरा रिलेट कर रहा है, तो वो तो याद रह जाता है ना। अच्छा कोई, अच्छा अच्छा, समझ और गया जैसे समझ अर्थ स्ट्रक्चर है ना, वो भी समझ में आ गया है ना। और कुछ चीजें एडवांस्ड है वो नहीं समझ में आती। गया। अच्छा अच्छा,
तो ना वो समझ में आएगी धीरे धीरे, है ना, आपको टाइम भी है। तो आप अपने ऐसा करेंगे ना, एक बार सिलेबस होने के बाद में अपन क्या करेंगे, डाउ सेशन भी रख लेंगे एक ना, और एक वो ना वो क्लास होती है ना, वो रख लेंगे, जो भी टॉपिक हो ना उसको अपन दोबारा देख लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ सर। तो आप तो ना मतलब टू द पॉइंट आप सही बोल रहे हो, कि जब मेरा भी यही दिक्कत था कि ना वो फिजिक्स को रिलेट करते हुए तो समझ में आ जाता है, से अलग ही कुछ टॉपिक है तो समझ में आता नहीं है, वो दिक्कत करता है कि यार ये कहाँ से क्या हो गया अर्थ के अंदर, थोड़ा उसको दोबारा पढ़ लो, यही तो ऑप्शन है, बार बार पढ़ने से ही समझ में आएगी। और ज्योति, आप भी फिजिक्स बैकग्राउंड से है या जियो फिजिक्स से हो? और है ना थोड़ा मतलब बोल लिया करो चीजें ना, अपन कम्युनिकेशन करने से चीजें समझ में आएगी। मेरे को लगता है कि आप समझ में आ ही नहीं रही, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है, तो पूछ लिया करो, डाउट हो ना, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। Sir, how many marks we needed to qualify prelims? हाँ ये डिपेंड करता है ना, देखो जैसे अपन लास्ट की कट ऑफ देखे 160 से 170 कट ऑफ थी, वो So nearly 200 is needed to qualify. नहीं लास्ट ईयर तो 160 से 170 के बीच में हो गया था, बट है ना मे भी कंपटीशन ज्यादा है ना, सीटें भी कम है ना, तो आप अच्छे से करना प्रिपरेशन, तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो अच्छे से करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो 400 में से 400 लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जब प्रिपरेशन नहीं करिए। सर, वैसे जैसे फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड होते हैं ना, तो मतलब कितने होने चाहिए कि सेफ रहे? हाँ आप है ना 200 से अब लेके आ जाओ प्रीलिम्स में, फाइनल सिलेक्शन में मार्क्स ऐड होते हैं, तो आप ना 200 से अब लेके आओ, 210 220 है ना, तो ये चांसेस रहते हैं ना, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको सिलेक्शन होने का, क्योंकि मेंस में है ना ज्यादा कुछ डिफरेंस रहता नहीं है, प्रीलिम्स में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आप 210 220 के बीच में लेके आ जाओ प्रीलिम्स में, उसके बाद 200 मार्क्स उसमें मेंस में, तो 420 के आसपास 120 के आसपास इंटरव्यू में हो जाता है, तो 540 के आसपास सिलेक्शन हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। Sir, is any specific cutoff for the GS part? हाँ जीएस पास के लिए स्पेसिफिक कट ऑफ है 10 मार्क्स आउट ऑफ 100, है ना Okay, sir. हाँ 10 नंबर। Okay. तो वो तो थोड़ा जीएस देख लेना, मतलब जनरल साइंस को देख लेना आप, है ना, एनसीईआरटी की बुक से 9th क्लास की बुक से, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो देख लेना खुद। Okay. आप जीएस Okay, sir. आकांक्षा, आप मतलब पेपर 1 के लिए कहाँ से स्टडी कर रहे हो, या फिर छोड़ ही दिया, कर रहे हो क्या सर किसके लिए? पेपर 1 के लिए? सर पेपर 1 के लिए तो मतलब वैसे मैंने ना ज्योग्राफी है ना वो थोड़ी पढ़ी थी, क्योंकि मतलब मुझे ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और एस वेव पी वेव और मतलब थोड़ा फॉर्मेशन समझना था, तो मैंने हाँ ना मतलब पहले तो ना जो 11th क्लास की ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ना, जिसका ये जो आपने चैप्टर बताया ना, 4th चैप्टर पढ़ा, फिर बाद में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया ना, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत है ना, मतलब मैंने ये करंट अफेयर्स है ना, ये तो मैं डेली देख लेती हूँ ना, और जो जो डेली होता है, और ना जनरल साइंस है वो अभी नहीं पढ़ी, मैं सोच रही हूँ इसको जनवरी में पढ़ूंगी, मतलब अभी मैं मेनली फिजिक्स ही पढ़ रही हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो हाँ ये है ना, ये मोर देन सफिशिएंट है आकांक्षा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसे ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आप ये ना मतलब जिन्होंने मतलब एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ी ना, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 वो पढ़ लेना, आपको ना एक क्लैरिटी देगा जो फिर पढ़ने के अंदर, कुछ थ्योरीज के बारे में, कुछ जो हिस्टोरिकल चीजें ना वो आपको वो समझ में आएगी ना। तो Sir, NCERT 11th class geography. हाँ एनसीईआरटी 11th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 3 4 5 give you some brief idea about the जो जो है ना हिस्ट्री ऑफ अर्थ ओरिजिन से, एंड सम इंटीरियर ऑफ अर्थ, कॉन्टिनेंट थ्योरी, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी सी एक्सप्लोडिंग थ्योरी, बिगनर थ्योरी, है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आएगी ना वहाँ पे, अब देख लेना वहाँ पे। मैंने खुद नहीं पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 2 3 4 5। ओके Okay. Okay, sir. Okay. Okay. ठीक है ना, बाइंड अप करते हैं ना उसको सेशन को, और है ना मतलब आपको कुछ डाउट हो ना, और कुछ क्यूरी हो, या फिर कोई सजेशन देना हो, तो मेरे को ना मैसेज कर दिया करो ना कि सर आप ये थोड़ा इंप्रूवमेंट करो,
और या इस टॉपिक पे थोड़ा फोकस करो तो अपन कर लेंगे डिस्कस। मेरा भी प्रश्न होगा और आपको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। ओके ओके सर। ठीक है।